वेलकम बैक टू माई चैनल जी लैंड मैथमेटिक्स। हम लोग अभी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख रहे हैं। दिस इज फ्रॉम द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। ये तो कहने में आसान लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली देखो, जो हमने पढ़ा कितने टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं हमारे। स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन होते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को और लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक जगह रख सकते हो और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब मोशन एक्सेलरेटेड होता है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। मान लो कि राइट डायरेक्शन में अगर 56 न्यूटन फोर्स लग रहा है और मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। लेकिन अगर इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगने लगेगा। हमेशा कभी कभी बच्चों को डाउट क्या होता है कि जब स्लाइडिंग में फ्रिक्शन का देखते हैं तो वो क्या करते हैं कि हमेशा नीचे अगर नीचे आएगा ब्लॉक तो ऊपर फ्रिक्शन लगे। ऐसा नहीं। अगर मान लो कोई हम एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते हैं उस पर, तो क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करने के कारण अगर फ्रिक्शन जहां पे लग रहा था उस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगने लगा तो फ्रिक्शन क्या इज अ सेल्फ एडजस्टिंग। तो क्या करेगा, चलो तुम उधर जा रहे हो मैं इधर मुड़ता हूँ, तो जिधर जाएंगी ये चीजें उनके अपोजिट फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, यानी नेट एक्सीलरेटेड मोशन जिधर होगा फ्रिक्शन उसके अपोजिट होगा। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या है? मान लो कि कोई इंक्लाइन प्लेन पे सपोज ये अब मेरा बुक है। अब यहाँ पे मैं इंक्लाइन प्लेन पे एक किसी चीज को रखती हूँ, ये अभी इस कंडीशन में है। फिर मैंने एंगल को इस मान लो कुछ थीटा होगा 30 डिग्री पे है कुछ है, फिर एंगल को जैसे ही मैंने बढ़ाया फिर ये नीचे गिरने लगा। तो ऐसा कौन एंगल होगा? व्हाट इज दैट एंगल ऑफ वैल्यू? ऐसे मान लो, देखो अभी चौक को ऐसे रखा ना, अब देखो ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, गिर गया, है ना। तो इसी तरह ऐसा कौन सा एंगल होगा जहाँ पे उसका जो मोशन है वो शुरू होगा। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि मैडम ये जो मोशन होगा वो कैसा होगा? क्या वो मोशन एक्सेलरेटेड होगा? नहीं। जब वो एक मोशन एक्सेलरेटेड होगा तब वो जो फ्रिक्शन यूज होगा और जो फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट यूज होगा दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मोशन जस्ट चलने को स्टार्ट होगा, हिलना डुलना शुरू होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, जब कोई वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम करेगा, वहां जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कितने टाइप हो गए? एक हो गए स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गए। और स्टैटिक फ्रिक्शन को दो टाइप में यूज कर सकते हो, लिमिटिंग, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन की यूज कर सकते हो, कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड उसके बाद हम लोगों का आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जो फ्रिक्शन में एक आता है हमारा रोलिंग भी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब देखो एंगल ऑफ रिपोज, जैसे अभी मैंने बताया कि मैं चौक को ऐसे रखी हूँ नहीं गिर रहा है, और जैसे मैंने एंगल पे ऐसे करना गया गिरता गया, यानी कि एंगल का कितना वैल्यू बढ़ा है कि वो इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरने लगे। तो देखो ये जो मास है इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। मान लो कि इंक्लाइन सरफेस पे सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ये थीटा है, इसका mg तो काम करेगा, mg, है ना। अब इसको समझने के लिए एक ये कर देते हैं, ये जो mg है वो इधर काम किया, इस यहाँ पे क्या ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या काम करेगा? mg sin थीटा, है ना। और दूसरा यहाँ पे इस पे क्या काम कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये mg का जो ये कंपोनेंट है mg cos थीटा वो यहाँ का, ठीक है। अब देखो ये इतना ही है। अब मान लो कि मोशन mg साइन जस्ट मोशन होने के लिए, अब मान लो कि कोई मोशन नहीं हो रहा, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे कि अभी का केस है, अभी मैंने चौक पर रखा कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि उसको चल तो आपको मूव ही नहीं करने देगा उसको। अब तो कितना भी कोशिश कर ले मैं तेरे को हिलने नहीं दूंगा, ऐसा करने लगे तो
तो ये दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जस्ट चलने को तैयार है, जैसे कि एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं हम लोग, करते हैं ना, हाथ पर एक दूसरे को खींचते हैं, तो दूसरा वाला जस्ट खींचने को तैयार है, यानी कि उसका जो फोर्स है वो ज्यादा हो गया। तो अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, अगर मोशन इधर हो रहा है, मोशन इधर mg के कारण, कोई फिक्स्ड फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो मूवमेंट किसके कारण होगा, mg के ही कारण होगा। तो mg के कारण जस्ट मोशन यानी कि लिमिटिंग फोर्स, जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड, है ना। तो उस समय जिस एंगल पे होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज एंड इसको थीटा। यहाँ पे क्या क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे जो स्टैटिक है यानी लिमिटिंग बोल सकते हो, ये किसके बराबर होगा, म्यू एस इंटू एन। मान लो यहाँ पे मैंने म्यू एस दे दिया 0.6 एंड म्यू के दे दिया 0.4, है ना, म्यू के इज लेस देन म्यू एस, है ना, दे दिया। तो म्यू एस एन बराबर क्या है, यहाँ देखो बैलेंस किया, एन बराबर mg cos थीटा, म्यू एस mg ठीक। अब लिमिटिंग कंडीशन में इधर फोर्स mg sin थीटा लग रहा है, इधर फोर्स क्या लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है, यहाँ लिखा मैंने mg sin थीटा लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। तो अब जो फोर्स है, अब देखो कभी कभी होता है कि मैम एक्स एक्सिस किधर ले, आपको बैलेंसिंग करना, आप ऐसे यूज करो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब इस डायरेक्शन में जो इधर फोर्स है वो इससे बैलेंस हो जाएगा, यानी कि mg sin थीटा बराबर म्यू एस, एस नहीं लिखते, म्यू एल या म्यू स्टैटिक समझ लेना, ठीक है, म्यू mg, तो mg से mg कैंसिल हो गया, tan थीटा बराबर म्यू। तो यहाँ पे क्या होगा कि जस्ट चलने की स्थिति होगी, यानी जो हम लोग ये जो है हमेशा ये वाला फोर्स बराबर है, बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल, एंड जो जस्ट कंडीशन होगा वो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू होगा। जैसे कि fs क्या होता है, fs हमेशा बड़ा होता है म्यू mg, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जब मोशन नहीं होगा, इट इज इक्वल टू म्यू mg sin थीटा, है ना, व्हेन नो मोशन का कंडीशन है। तो यहाँ पे जस्ट मोशन का कंडीशन क्या होगा, tan थीटा बराबर म्यू, sin थीटा को cos या यहाँ पे लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू, और जो कंडीशन जस्ट वाला चीज होगा, मैक्सिमम वैल्यू थीटा का कितना होना चाहिए फॉर मोशन टू स्टार्ट, दैट इज म्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, लेकिन हाँ नीट में और बोर्ड के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ करना आएगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे बच्चों को दे दिया म्यू एस इक्वल टू 0.6 एंड म्यू के इक्वल टू 0.5। अब बोलेगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो वहाँ पे म्यू कौन सा यूज करेंगे, जो हमारा काइनेटिक दिया है, म्यू के यूज करेंगे जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा, और म्यू एस यूज करेंगे जब एंगल फाइंड आउट करना होगा। इट इज जस्ट सिस्टर। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में चेंजेस आ सकते हैं। वो चेंजेस क्या आएंगे, मान लो ये ब्लॉक है, इसमें कोई एक एफ लगा दिया, सपोज करो 10 न्यूटन का, सपोज करो यहाँ पे, और इधर लग रहा है, इधर mg sin थीटा लग रहा है, तो मान लो कि ये हमारा 6 न्यूटन, उधर फोर्स ज्यादा हो गया तो मोशन उधर होना चाहिए, है ना, उधर 10 न्यूटन और इसमें एक फ्रिक्शन भी लगा देते, तो है ना, अगर मैं कहूँ कि एक्सीलरेटेड मोशन उधर है तो फ्रिक्शन, अब इधर 6 न्यूटन इधर 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन किधर चला आएगा, इसको सपोर्ट करने आएगा, यानी कि फ्रिक्शन इज जस्ट अ सपोर्टिंग, यानी अपोजिट मोशन। जैसे तुम चलना चाहोगे, मैं तुमको चलने नहीं दूंगा, तो वो कौन करता है, फ्रिक्शन, है ना।
तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, जो भी मोशन चल रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन को हमेशा क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। तो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट। आप मान लो कि समटाइम में जैसे उसको हो सकता है सेल्फ एडजस्टिंग, एक तरफ 20 न्यूटन का फोर्स था, एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स था। एक्सीलरेशन किधर होगा, 20 न्यूटन। हम अपने फ्रेंड के साथ अगर रोप के साथ खींच रहे हैं, वो हमको 20 न्यूटन से आगे की तरफ खींच रहे हैं, तो हम उसकी तरफ मूव करेंगे, है ना, अपोजिट नहीं मूव करेंगे। और फ्रिक्शन क्या करेगा, वो उस मोशन को अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा ये नहीं समझना है कि हमेशा mg sin थीटा इधर लेते हैं, फ्रिक्शन इधर लेते हैं। बच्चों में ये बहुत डाउट होता है, ये नहीं करना है। और दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन को ध्यान से लेना है। फिर हम लोग एच.सी. वर्मा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। हैप्पी नवरात्रि एंड बाय बाय।